बेटा आज की क्लास में आपका जो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी के टाइप कितने हैं। ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर के अंदर, बता देता हूँ, याद आएगा अब आपको। हमने पढ़ी थी बेटा दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी और एक होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी बेटा उसको कहा जाता है जो पहले के टाइम में होती थी, जब हम किसी भी अदर कंट्री से कोई भी ट्रेड नहीं करते तो उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जी प्लस आई प्लस, भूल गए क्या था उसमें, भूल गए, सी प्लस आई प्लस जी। यानी कि उसमें एक्स माइनस एम नहीं होता था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि वो कौन सी इकोनॉमी होती थी बच्चे, हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। जब हम बात करते हैं यहाँ पे ओपन इकोनॉमी की, तो इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था कौन सी व्यवस्था है, वो इकोनॉमी जिसका अदर कंट्रीज के साथ भी क्या चलता है, ट्रेड चलता है, उसको क्या बोला जाता है, एक तरीके से ओपन इकोनॉमी बोला जाता है। बेसिकली हम अपनी लैंग्वेज में अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलना चाहें तो कोई भी ऐसी कंट्री जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है वो कौन सी इकोनॉमी कहलाती है बेटा, ओपन इकोनॉमी कहलाती है। ठीक है, आज नॉर्मली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 99.9% सारी कंट्रीज ही हैं ओपन इकोनॉमी ही है, एक आध कोई कंट्री होगी तो होगी जो ट्रेड नहीं कर रही होगी। ठीक है, कहते हैं ओपन इकोनॉमी इज वन विच डील्स विद द अदर कंट्रीज थ्रू डिस्टिंक्ट मेथड, अलग अलग मेथड से डील करती है। टिल नाउ वी हैड नॉट contemplated this feature and just restricted to a closed economy in which there are no connection with the rest of the world in order to ease our analysis and illustrate the basic macroeconomic system। ये पहले की बात हो रही है कि जो वो टाइम था जिस टाइम पे हम अदर कंट्रीज के साथ डील नहीं करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ कर रहे हैं। और इंडिया क्या है बेटा आज की डेट में, कुछ चीजों का अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा क्या बन चुका है, एक्सपोर्टर भी बन चुका है। कोई बताएगा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर किस चीज के अंदर है हम, राइस, स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं हमारे। ठीक है ना, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसकी सबसे, अभी अगर आपको याद हो तो इंडियन इकोनॉमिक्स में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फूड ग्रेन का। ठीक है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर के अंदर भी काउंट होता है किसके अंदर, फूड ग्रेन के अंदर। और अगर मारुति सुजुकी की बात करी जाए तो बेटा मारुति सुजुकी जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कार ब्रांड है, जो सबसे ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस करता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि इंडिया के अंदर से क्या हो रही है आज की डेट में, बाहर की कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करी जाती हैं। कहता है देयर आर 3 वेज इन विच दीज कनेक्शंस कैन बी डिटरमाइंड। कहता है किस तरीके से हम इन कनेक्शंस को ढूंढ सकते हैं। कहता है आउटपुट मार्केट, एन इकोनॉमी कैन डील एंड ट्रेड इन द कमोडिटीज एंड सर्विसेज विद अदर नेशंस। कहता है एक इकोनॉमी जो है बेटा वो दूसरी कंट्रीज के साथ क्या कर सकती है, कमोडिटी और सर्विसेज में डील कर सकती है। This broaden the preference in the sense that the customer and the manufacturer can pick between the domestic and the foreign commodities। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है कि हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं, हम डोमेस्टिक भी ले सकते हैं और फॉरेन कंट्री का भी ले सकते हैं। अगर आज हम बात करें हम कौन सा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, डोमेस्टिक या फॉरेन, क्यों, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लिए, दैट मीन चाइना की क्वालिटी अच्छी है, फिर बजट के लिए करते हैं बेसिकली, है ना। देखो सीधी सी बात है, आज की डेट में पता है क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा उल्टा चल रहा है। चाइना क्या है, ये तो काबिल तारीफ है उसकी कि भैया कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर देता है। आप ये देखो, आप भी फेसबुक या कहीं पे भी ट्रेंड में देखोगे कि घर की छोटी से छोटी चीज़, देखो आज तक इंडिया में बैठे हो आप, ठीक है, सालों हो गए, सबको पता है भैया कि अगर, चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि किचन के अंदर हमें टॉवल हैंग करना है, तो हमें पहले क्या करवाना पड़ता था, कोई क्लिप लगवाने के लिए पहले आप ड्रिल लेके आते थे, फिर ड्रिल तो बड़ा तामझाम होता था। इसके चक्कर में क्या, कभी कपड़ा सिलेंडर पे पड़ा, कभी चूल्हे के पास, ऐसे ही चलता था, यही चलती थी इंडियन किचन। लेकिन आप ये सोचो वो कितनी बारीकी से सोचता है हर चीज के बारे में, कि उसको लगा यार ड्रिल करना बड़ा एक टास्क है, क्योंकि ड्रिल किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। तो उसने क्या करा, आज की डेट में पेस्टिंग वाले वो निकाल दिए, और पेस्टिंग भी ऐसी हल्की नहीं है कि कपड़ा टांगने लायक तो बहुत है, मतलब उस पर 2-4 किलो भी टांग दोगे वो कहीं पे भी नीचे नहीं जाने वाला। तो ऐसी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, अब उसको देख के फिर हम कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम कहते हैं ये मेड इन इंडिया हो गया। लेकिन ये बात आती है कि भैया सबसे पहले किसने बनाई वो चीज, और एक चीज नहीं है ऐसी, आप कोई भी चीज उठा के देख लोगे ना, छोटी से छोटी, मतलब मैं उसकी काफी सारी चीजें ऐसी देखता हूँ कि भैया जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली है, लेकिन वो कितना डिटेल के अंदर उस चीज के बारे में सोचते हैं। इसीलिए बेटा वर्ल्ड के अंदर वो आगे हैं, पहले वो बनाते हैं फिर बेचते हैं, फिर दूसरी कंट्रीज में जाता है, फिर वो कंट्रीज क्या करती हैं, उसको कॉपी करती हैं आज की डेट में, कि हाँ भाई यहाँ से एक आई है। आप अगर इंडिया के अंदर लड़ी की बात कर लो, जो लाइट आप लगा रहे होगे, चाइना को कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, रेट ही नहीं निकाल पाओगे चाइना वाला। आप ये सोचो वहां से आके 60-50 रुपए में यहाँ बिक जाती है, चाइना से यहाँ आके, ठीक है ना।
और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं हो पा रही, मतलब इतने रुपए की तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है कि बेच दें वो। तो कहने का मतलब है उनका कहीं ना कहीं पे टास्क है, लेकिन हाँ क्वालिटी में डिफरेंस है कि इंडियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, फिर कंपेरेटिव टू जितना पैसा दोगे उसके हिसाब से ही काम मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आते हैं हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे। कहता है ऑफन एन इकोनॉमी कैन परचेज फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम द अदर नेशन, दिस फर्निशेस इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू पिक बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। अब क्या है फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है दूसरी कंट्रीज में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो और बाहर की कंट्री वाला आपकी कंट्री में भी क्या कर सकता है, आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेबर मार्केट एंटरप्राइजेस कैन पिक वेयर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड वर्कर्स टू पिक वेयर टू वर्क। देयर आर सेवरल इमिग्रेशन लॉज व्हिच कंस्ट्रेन द मूवमेंट ऑफ लेबर बिटवीन द नेशंस। आज की डेट में इमिग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन के लिए एक टर्म बना, लॉ का टर्म है ये, लीगल टर्म इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री कहीं पे जाके काम करना चाहते हो तो आपको पहले अपना इमिग्रेशन चेक कराना पड़ेगा आपको, फिर इमिग्रेशन बेसिकली एयरपोर्ट पे होता है ये, ठीक है ना। अब ये होता क्या है बेटा, बेसिकली देखो आज की डेट में आपने सुना होगा नोएडा जो है, नोएडा के अंदर आने वाले समय के अंदर आप ये लगा के चलो, आने वाला समय छोड़ दो, आज प्रेजेंट के समय में भी जो नोएडा गया होगा, देखो आज से सिर्फ और सिर्फ हम बात करें ना लास्ट 10 ईयर्स की, तो 10 ईयर्स में जब हम नोएडा से दिल्ली आते थे तो ये बोलता था बंदा चल यार शहर में आए, दिल्ली में एंट्री हो गई हमारी, दिल्ली दिखती थी नहीं अंदर एंट्री करते ही। आज उल्टा हो गया 10 सालों में, आज आप दिल्ली से जैसे ही नोएडा एंट्री करते हो तो आप कहते हो भाई किसी अच्छी जगह पे आ गए, क्योंकि नोएडा की एंट्री आप अगर गए होगे तो आपको दिखती है वो एंट्री, ठीक है, वहाँ की सड़कें दिखेंगी, वहाँ का डेवलपमेंट दिखेगा, तो वो क्या कर रहा है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आने वाले टाइम में और क्यों ग्रो करेगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपका फरारी का, उसके बाद नोएडा के अंदर ही एप्पल का, ये सारे प्लांट्स कहाँ पे लगने वाले हैं बेटा, सारे के सारा नोएडा के अंदर आने वाले हैं। और एप्पल फरारी जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वहाँ के रेट्स आप सोच सकते हो कि क्या जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है प्रॉपर्टी भी गेन करेगी, सब कुछ गेन करेगा वहाँ पे आने वाले समय के अंदर। तो बेसिकली लेबर मार्केट का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी जाके क्या कर सकता है। देखो कंट्री क्या कर रही है, आज से पहले जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग थी या असेंबलिंग थी कहाँ हो रही थी, चाइना में, अब कहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ी डील होगी अगर इंडिया के अंदर आके वो काम करने लग जाते हैं। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, पूरी की पूरी नेशंस को मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट एप्पल के फोन ही आपको सस्ते मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट जो मिलेगा वो बहुत ह्यूज लेवल पे मिलेगा, क्योंकि उनकी फैक्ट्री ऐसे नहीं लगती, जितना तुम रामनगर देख रहे हो इससे भी बड़ी फैक्ट्री होगी जब बनेगी वो, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे प्लांट नहीं होते कि 500 गज 1000 गज वाला, कई एकड़ों के हिसाब से प्लांट बनते हैं फिर जब वो बनते हैं। तो इसका कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, आपकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी कमाई, और देश के साथ दुनिया में भी क्या होगा, फिर आपका नाम होगा। अभी आप कोई भी डब्बा उठा रहे हो उस पर क्या लिखा हुआ है, मेड इन कैलिफोर्निया, ये लिखा होता है एप्पल पे क्योंकि कैलिफोर्निया से आता है ये, असेंबल इन चाइना, लेकिन उसके बाद क्या लिखा होगा, मेड इन कैलिफोर्निया असेंबल इन इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं पब्लिसिटी भी देगा आपको और ग्रो करेगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये है, यहाँ पे 3 दे दिए उन्होंने, ट्रेड कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और अदर सोर्सेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। कहता है हाउ डज एन ओपन इकोनॉमी डिफर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी, सिंपल सा है, कैसे है भैया। बी, एन ओपन इकोनॉमी एंगेज इन ट्रेड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड लेबर मोबिलिटी विद द अदर कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द 3 वेज इन विच एन ओपन इकोनॉमी कैन इंटरेक्ट विद द अदर नेशन। कौन सा, ए आउटपुट मार्केट, इनपुट मार्केट, डी इनपुट मार्केट। In the context of an open economy, what does the output market refers to? Output market का मतलब क्या है, the market for trading goods and services with the other nations, दूसरे देशों के साथ हम कर सकते हैं। How does the concept of open economy broaden preference for a customers and manufacturer? किस तरीके से वो broaden यानी मार्केट को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है डोमेस्टिक कस्टमर के लिए। It allows customer and manufacturer to choose between the domestic and a foreign commodities. कहता है व्हाट रोल डू इमिग्रेशन लॉ प्ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्या करते हैं बेसिकली, इसका काम क्या होता है बेटा, दे रेस्ट्रिक्ट, दे एनकरेज अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द लेबर बिटवीन द नेशन। यानी ये कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं जिससे आप अनरेस्ट्रिक्टेड क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। अब इसके बाद यहाँ पे आपका हुआ चैप्टर स्टार्ट ओपन इकोनॉमी समझने के बाद। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, ओपन इकोनॉमी में एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, बेसिकली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम कैसे बना, पेमेंट का एक बैलेंस है, कैसे होगा, ध्यान से सुनना, सीधा सा लॉजिक है भाई। अगर मैं इंपोर्ट करता हूं तो मुझे पैसे पे करने हैं, और अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं
यानी अपना माल बेचता हूं, तो मुझे वहां से पैसे दूसरी कंट्री से क्या करने हैं, रिसीव करने हैं, है ना। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। इसको बहुत इजीली समझाता हूं, देखो आगे भी काम आ जाएगा इसी टॉपिक के अंदर। 100 रुपए का माल मैंने इंपोर्ट किया, यानी वहां से खरीदा, तो मैंने उनको कितने रुपए देने हैं, 100 रुपए। लेकिन मैंने यहां से 100 रुपए का माल बेच भी दिया, तो क्या कुछ बैलेंस बचा हमारा सामने वाले से, कुछ नहीं बचा सर। 100 रुपए मैंने आपसे लेने थे, 100 रुपए मैंने आपको दे दिए, खत्म। और एक चीज क्या हो सकती है सर, 100 रुपए का माल मैंने क्या करा था, यहाँ पे खरीदा था यानी इंपोर्ट किया था, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो मैं सिर्फ कितने का बेच पाया, 80 रुपए का। कितने का बेच पाया, तो अब मैंने पैसे देने हैं, लेने हैं उनसे, देने हैं, कितने रुपए देने हैं, 20 रुपए। तो ये कहलाएगा हमारा डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में चला गया बच्चे, आपका डेफिसिट में। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ पे, अब मेरे को 20 रुपए उनसे लेने हैं, तो ये क्या चला गया मेरा, सरप्लस। तो तीन ही चीजें होती हैं, या तो वो जीरो हो जाएगा, इसे बोलेंगे बैलेंस्ड, एक होगा सरप्लस और एक होगा डेफिसिट। ये तीन कंडीशन चलती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके लिए भी अकाउंट्स बनेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। तो पढ़ते हैं आप। The balance of payment is a systematic record of all the economic and monetary transactions between the resident, all the units of a country, and the rest of the world in an accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी भी फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे रेजिडेंट्स के द्वारा दूसरी कंट्रीज के साथ, उसका जो रिकॉर्ड रखता है बेटा, वो क्या कहलाता है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। कहता है बीओपी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कहता है बीओपी जो है वो क्या है बेटा, एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है स्टॉक और एक होता है फ्लो, पहले भी बता चुका हूँ। स्टॉक का मतलब होता है एक निश्चित समय पे। अगर मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता कि मेरी पॉकेट में इस टाइम 2000 पड़े हैं, तो वो स्टॉक है। मैं कहता हूँ मेरे इस वीक में मेरे पास 20,000 रुपए आए थे, वो क्या बन जाएगा, मेरा फ्लो। यानी जहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी बेटा, वो फ्लो कहलाएगा, और जहां पे एक निश्चित समय की पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक कहलाएगा। तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टॉक तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये काउंट कैसे हो रहा है, पूरे साल का काउंट हो रहा है। तो यानी टाइम पीरियड लिया गया ना यहाँ पे, तो जब टाइम पीरियड लिया गया तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक तरीके से फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। अब कहते हैं इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट समझते हो सर, डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, समझ लो जिनको नहीं पता, कि अगर कहीं से पैसा आया है तो उसके बदले हमने पैसा दिया भी होगा। डबल एंट्री का मतलब होता है, अकाउंट्स वाले समझ जाओगे, डेबिट और क्रेडिट, यानी पैसा आया है तो पैसा गया भी। भाई सीधा सा लॉजिक है, अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन फीस ले रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो मैंने पैसा लगाया भी हुआ है ना बेटा। ऐसा तो नहीं है सिर्फ इनकम इनकम होती है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आप कमाते रहोगे लेकिन लगाओगे नहीं, ऐसा है तो वो इलीगल है। सीधी सी बात है ना भाई, पैसा लगा नहीं रहे लेकिन कमा रहे हो तो इलीगल कर रहे हो कुछ। अब ये ना इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक एक करके आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है कि रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, कि रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री के अंदर आते कौन कौन लोग हैं, ठीक है। एक एक करके समझते हैं हम। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेजिडेंस किसे कहा जाता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकती है, एक फर्म भी हो सकती है, और गवर्नमेंट एजेंसी भी हो सकती है। एक एक करके समझते हैं। कहता है रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन मिलिट्री पर्सन, टूरिस्ट, माइग्रेटरी वर्कर्स, branches of a foreign countries etc, even though they may work within the domestic territory of a country। ये हम नेशनल इनकम में क्या डिटेल में समझेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ। बेसिकली नेशनल टेरिटरी का मतलब क्या होता है, नेशनल टेरिटरी के अंदर बेटा हमारी सारी सीमाएं आती हैं। सीमाएं का मतलब जितनी भी हमारी टेरिटरी एरिया है, उसमें लैंड टेरिटरी भी आएगी और वाटर टेरिटरी भी आएगी, समुद्री इलाका भी है, वो भी पहले बटा हुआ है हमारा, ठीक है, कि यहाँ तक इंडियन है, उसके बाद क्या हो गया, वो दूसरी कंट्री का हो गया। तो इसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बाहर के लोग हैं, सिर्फ यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए काम करने आते हैं, तो हमारे यहाँ के नागरिक नहीं माने जाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर एक क्या है बेटा, एक एरिया पड़ता है जिसे हम बोलते हैं एम्बेसी एरिया, ठीक है। कभी अगर आपका जाना हो तो आपको जाके यकीन ही नहीं होगा कि आप दिल्ली में ही आए हो, आपको लगेगा कि बिना फ्लाइट के आप किसी फॉरेन कंट्री में पहुंच चुके हो, ठीक है। फॉरेन अगर उस एरिया में जाओगे कभी, तो दिल्ली में ही है, ठीक है, पार्लियामेंट के आसपास ही आगे जाके निकलेगा वो। अगर वहां पे जाते हो तो सारी फॉरेन एम्बेसी है, लगभग जितनी कंट्रीज हैं सबकी एक एक एम्बेसी बनी हुई है, जो यहाँ पे बैठ के इंडिया के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन क्योंकि वो अदर कंट्रीज की एम्बेसी है, उसको पेमेंट कौन कर रही है, वही कंट्री कर रही है, तो वो हमारे देश की नागरिक नहीं है, वो उसी कंट्री की एम्बेसी है और उसी देश की कहलाएगी, वो भारत की नहीं कहलाएगी। और ऐसे ही इंडिया की भी हर जगह पे क्या मिलेगी आपको, हर कंट्री के अंदर एक एक एम्बेसी मिलेगी। हर कंट्री में हमारी भी एम्बेसी खुली हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो काम करता है उसे बोलते हैं एम्बेसडर। आपने नाम सुना होगा, राजदूत बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, राजदूत।
राजदूत कौन होता है? पहले के टाइम में अगर मूवी देखी होंगी, दूत कौन होता था? जो इन्फॉर्मेशन देता था दूसरों को जाके। तो राजदूत कौन हो गया? जो इंडिया के बिहाफ पे उस कंट्री में बैठ के क्या कर रहा है? डील कर रहा है। भाई यहाँ से प्रधानमंत्री उठ के तो नहीं जाएंगे ना। अगर प्रधानमंत्री की कोई मीटिंग फिक्स होनी है, कुछ भी होना है XYZ, तो वो वहां पे बैठा हुआ वो काम करेगा हमारे लिए आगे जाके। समझ आई बात? ठीक है। या वहां पे कोई इंडियंस रह रहे हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है इमिग्रेशन में, वहां रहने में कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, तो वो वहां पे जाके इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करेगा कि सर मेरे को यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इसको रिजॉल्व कराओ। समझ आ गया बेसिकली? ठीक है। तो बेसिकली टेरिटरी के अंदर भी है लेकिन बाहर से है, और बाहर की कंपनी का है या बाहर की किसी इंडस्ट्री का है, तो यहाँ का नागरिक नहीं कहलाएगा। द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अ टाइटल और ओनरशिप ऑफ अ गुड सर्विसेज असेट्स और मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो एक देश से दूसरे देश हो रही है, मान लो मैंने यूएस से इंडिया में पैसा ट्रांसफर कराया, पहला चीज ओनर टाइटल शिफ्ट हो रहा है। देखो सीधी सी लॉजिक है, दो तरीके से हो सकता है। एक हो गया पैसा शिफ्ट कराना, मैंने वहां से 1 करोड़ का इधर ट्रांसफर करा दिया, पैसा आ गया ना। एक होता है ओनरशिप का टाइटल शिफ्ट होना। भैया मैंने यूएस के अंदर क्या करी? प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी उठा के इंडिया तो नहीं लाऊंगा। सिर्फ क्या चेंज होगा वहां पे? टाइटल ऑफ ओनरशिप चेंज हो जाएगा कि पहले कोई मालिक था, अब मैं मालिक बन जाऊंगा। तो वहां पे क्या हुआ? सिर्फ ओनर का नाम चेंज हो गया, प्रॉपर्टी तो वहीं रहेगी ना बेटा। तो अभी हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में कि ये कहाँ पे कौन से अकाउंट में आएंगी दोनों चीजें। फिर आता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, विजिबल आइटम और इनविजिबल आइटम। देखो विजिबल आइटम्स क्या है? कोई भी ऐसी आइटम जिसमें गुड्स का लेन देन होता है। गुड्स कौन से हो गए? आपने कोई सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो विजिबल है ना कि आप चीजें खरीद रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हो रही है? मूव हो रही है। तो पढ़ते हैं, these includes all type of physical goods which are imported or exported and which can be seen, touched and measured. For example, mobile phone, agriculture produce, fertilizer और etc. इनविजिबल कौन सी होती है बेटा? इनविजिबल में आती है सर्विसेज। मैंने आपको बोला कि मैंने यहाँ से वहां ट्रांसफर कराया पैसा, तो बेटा क्या पैसा बैग में भर के फ्लाइट में बैठ के बंदा वहां छोड़ के आएगा? सिर्फ यहाँ अकाउंट ट्रांजेक्शन शिफ्ट होगी, वो दिखेगी नहीं किसी को भी, लेकिन पैसा वहां पे पहुंच जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। तो सर्विसेज क्या होती है? जिसे देखा नहीं जा सकता और टच नहीं किया जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। तो देखो लिखा है, दीज इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विच कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड मेजर बट कैन ओनली बी फेल्ट, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फिर आता है बेटा यहाँ पे यूनिलेटरल ट्रांसफर। कहता है दीज इंक्लूड्स गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर। देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या है? यूनिलेटरल का मतलब होता है एक तरफा। मेरा कोई फैमिली का मेंबर बाहर की कंट्री में रहता है, उसने मेरे को वहां से कोई गिफ्ट भेजा, तो वो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसके बदले में मैं रिटर्न में कुछ नहीं दूंगा। कोई डोनेशन भेजी किसी, इसे एक टर्म आता है यहाँ पे रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है किसी के फादर मदर यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो वहां से उनको मंथली क्या भेजते हैं? पैसा भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस होती है एक तरीके से। तो वो भी इसके अंदर के इसमें आएगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगी। बेसिकली एक तरफा कोई भी पैसा आ रहा है तो वो कौन से में आएगा बेटा? आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे अब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ध्यान से सुनना है इसको, पहले लिखने या इधर के चक्कर में मत रहना, सुनना। इसमें भी बेटा दो साइड्स होती हैं, एक होती है क्रेडिट साइड और एक होती है इसकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड क्या है? इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनफ्लो और द सोर्स ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या करती है? इनफ्लो का मतलब जितना भी पैसा आएगा वो सारा का सारा कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट के अंदर। ऑल रिकॉर्ड्स आउटफ्लो, जितना भी पैसा जाएगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? ठीक है। अब मैं अकाउंट्स वालों को थोड़ा समझा देता हूं कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स भी मैच कर जाते हैं। डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड, यानी जितना भी खर्चा होगा वो हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। जितनी भी इनकम होगी वो क्या होगी? हमेशा क्रेडिट होगी। तो जो पैसा आया वो क्रेडिट, जो पैसा गया वो। अब यहाँ पे ना रीजंस लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे पैसा आ सकता है और कैसे कैसे पैसा हमारे पास से डेबिट। असेट्स इंक्रीज, भाई मैंने अगर कोई असेट्स खरीदी, असेट्स का मतलब होता है मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कोई प्लॉट खरीदा, कोई मकान खरीदा, तो संपत्ति बढ़ गई, तो पैसा आएगा या जाएगा उस टाइम पे? भैया जब खरीदूंगा तो पैसा। एक्सपेंस इंक्रीज, कोई खर्चा बढ़ गया, नाम से पता चल रहा है सर खर्चा बढ़ गया। लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज का मतलब क्या है? मेरा कर्जा क्या हो गया यहाँ पे? अब कम हो गया। ठीक है। ओनर्स इक्विटी डिक्रीज, रेवेन्यू डिक्रीज, इनकम डिक्रीज हो गया, यानी कि हमारे पास से पैसा जा नहीं रहा, कम होता चला जा रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा डेबिट हो गया। इसी का अपोजिट कहां पे आ जाएगा बेटा? सारा का सारा आपका क्रेडिट में। अभी डिटेल में एक एक चीज सारी नीचे आएंगी आपके सामने। ये कहते हैं व्हाई इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिडर्ड अ फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट। क्यों कहलाता है बेटा फ्लो कॉन्सेप्ट? ये डी, बिकॉज इट इज वन टाइम रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। बी, बिकॉज इट मेजर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, हु इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ रेजिडेंट? इंडिविजुअल, फर्म एंड गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनविजिबल आइटम?
बैंकिंग सर्विसेज. What do unilateral transfer refers to in the balance of payment? Unilateral transfer क्या होता है बेटा? B. One way transaction that do not require repayment. What does the credit side represent in the balance of payment? क्रेडिट साइड क्या है बेटा? इनकम. क्रेडिट क्या है हमारी सारी की सारी? तो इट रिकॉर्ड्स इनफ्लो ऑफ सोलर्स. ठीक है, जितना भी इनफ्लो होता है वो सारा किस में रिकॉर्ड होगा? आपका क्रेडिट साइड के अंदर होगा. ठीक.